देश भर के स्कूल और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को भी सस्पेंड कर दिया। इस तरह के लो लेवल आर्गुमेंट प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स ने डिक्टेटर करके पुकार रहे हैं। इस सब की शुरुआत 5 जून 2024 को हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद से हुई, जब उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम को वापस से बहाल कर दिया। शुरुआत में कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट देखे गए, लेकिन उसके बाद ईद की छुट्टियां आनी थी, इसी वजह से प्रोटेस्ट पोस्टपोन कर दिया गया। ईद के बाद स्टूडेंट ने दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू किए। इस बार यह कुछ ज्यादा सीरियस थे। उन्होंने रोड ब्लॉक किए और कोटा सिस्टम को खत्म करने की डिमांड जाहिर की। वैसे तो प्रोटेस्टर्स का मकसद कोटा सिस्टम का खात्मा करना था, लेकिन देखते ही देखते इसमें और भी कई बातें शामिल हो गयी। बांग्लादेश में आवामी लीग पार्टी की गवर्नमेंट है और इसी पार्टी का एक स्टूडेंट है जिसको छात्रा लीग कहा जाता है। छात्रा लीग के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट पर कई बार हमले किए और वो भी पुलिस की सपोर्ट से। इस मामले पर स्टूडेंट जो पहले सिर्फ कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें गुस्से की एक लहर दौड़ गई। साथ ही साथ कई बार आर्मी ने यूएन की गाड़ियों को प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिससे ये समझा गया कि शायद यूनाइटेड नेशन भी ये सब में शामिल है। जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन का एक बुरा इंप्रेशन गया और यूएन ने बांग्लादेश से ऐसा करने की वजह तलब की। मालूम पड़ा कि कुछ गाड़ियां यूएन मिशन को रेंट की गई थी, लेकिन उन पर से लोगो नहीं हटाया गया था। अभी प्रोटेस्टर्स का गुस्सा थमा ही नहीं था। 40 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कुछ रीमैक्स दिए, जिसने मामले को बहुत ही गंभीर बना दिया। उनका कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स को अगर जॉब्स में कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के इस बयान ने तो जैसे आग सी ही लगा दी, लेकिन इस बयान की असल वैल्यू आपको तब समझ आएगी जब आपको फ्रीडम फाइटर्स और रजाकार के बारे में इल्म होगा। जैसे कि आप जानते हैं 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस समय इसको ईस्ट पाकिस्तान, जबकि आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों ने इंडिया ने डिवाइड किया हुआ था। इन दोनों में दूरियां भी काफी ज्यादा था और दोनों के बीच रिलीजन को छोड़कर काफी सारे डिफरेंसेस पाए जाते थे, जिसमें लैंग्वेज का फर्क सबसे बड़ा था। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को काफी ज्यादा होल्ड था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में काफी सारे पार्टी मौजूद थे। उस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल याहिया खान, जो उस वक्त चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाने की। इन इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान की आवामी काफी कामयाबी मिली। ईस्ट पाकिस्तान की 169 सीट में से 167 सीट को क्लीन स्वीप कर दिया गया। अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की टोटल सीट 300 थी, जिसमें से 167 यानी कि आधी से भी ज्यादा सीट ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग ले चुकी थी, जिसका मतलब था कि आवामी लीग नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट आसानी से बना सकती थी। लेकिन उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ऐसा नहीं चाहती थी, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान में सिविल डिसओबीडियंस की तहरीक चल पड़ी। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने अपने स्पीच में पाकिस्तान से अलग होने का इशारा दे दिया और 23 मार्च को पहला बांग्लादेशी फ्लैग ईस्ट पाकिस्तान के काफी घरों में लहराया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका मकसद ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने से रोकना था। बांग्लादेश की आजादी की यह जंग अगले 9 महीने तक चलती रही, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री की कुछ यूनिट ने पाकिस्तान से अलग होकर आजादी पाने के लिए अपनी अलग फोर्स बना ली, जिसको बांग्लादेश फोर्सेस मुक्ति वाहिनी या फिर फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में ही मौजूद वह ग्रुप जो वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, उनको रजाकार कहा जाता है। इस जंग के आखिरी 2 हफ्ते में बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट भी हासिल हो गई और यूं ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। अब क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स की मदद से ही बांग्लादेश आजाद हुआ था, तभी शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन चुके थे, उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स का अलग से 30
20% कोटा रख दिया। 1997 में यानी कि लिबरेशन वॉर के 26 सालों के बाद बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर की रिक्वायरमेंट काफी कम हो गई, जिसके चलते गवर्नमेंट ने यह कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर ही नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए भी बढ़ा दिया। और फिर 2010 में फ्रीडम फाइटर का कोटा उनके पोते पोतियों के लिए भी एलिजिबल कर दिया गया, लेकिन उनके बावजूद भी सिर्फ 10% फ्रीडम फाइटर की नस्ल ये कोटा ले रही थी और बाकी का कोटा जाया हो जाता। अब पूरे मुल्क में जो लोग मेरिट पर मेहनत करके सिविल सर्विसेज की जॉब हासिल करना चाहते हैं उनका कोटा 44% था और वो भी अब कम पड़ने लगा। तो यह चीज स्टूडेंट को काफी खराब लगती कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरिट के 44% कोटा में भी नहीं आ सकते, जबकि फ्रीडम फाइटर्स का खानदान कुछ न करके भी आसानी से गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता है। 8 मार्च 2018 को बांग्लादेश हाई कोर्ट में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक पिटीशन फाइल हुई, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा कि वह पर्सनली फ्रीडम फाइटर के खानदान के लिए कोटा रखना चाहती है, जिस पर स्टूडेंट ने कोटा सिस्टम के खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट किए। उनका कहना था कि या तो फ्रीडम फाइटर के बच जाने वाले कोटे को मेरिट वाले कोटे में मर्ज कर दिया जाए या फिर फ्रीडम फाइटर को कोटा कम किया जाए। इस पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में से कोटा सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए। अगले कुछ सालों तक खामोशी रही, लेकिन फिर अचानक बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को शेख हसीना का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैंसिल करके कोटा सिस्टम को वापस से बहाल कर दिया और यहीं से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जब हालात हद से ज्यादा बढ़ गए तो 21 जुलाई 2004 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने कोटा सिस्टम में भारी रद्द व बदल का ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में 93% कोटा मेरिट के लिए दिया गया, जो पहले 44% पर था, और फ्रीडम फाइटर का कोटा जो पहले 30% था उनको कम करके 5% कर दिया। 1% माइनॉरिटी और 1% डिसेबल्ड लोगों के लिए फिक्स किया गया। इस ऑर्डर के बाद स्टूडेंट ने सिर्फ इस शर्त पर प्रोटेस्ट खत्म करने का फैसला किया उनके अरेस्ट किए गए साथियों को छोड़ा जाए और जिन इलाकों में स्टूडेंट को मारा गया वहां की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिजाइन करे और फिर से मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज को दोबारा खोला जाए।